हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। वो है हाइपोस्पर्मिया। हाइपोस्पर्मिया क्या होता है? क्या ये इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ होता है? क्या इसका कोई सिम्टम होता है? इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? आज हम डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या इसका कोई सिम्टम होता है। आपको पता लग सकता है कि हाइपोस्पर्मिया हो गया है, तो इसके लिए हम कहेंगे बिग नो, यानी कि इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता और आप हाइपोस्पर्मिया के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि आप हाइपोस्पर्मिया को समझें इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल सीमन क्या होता है। तो अगर हम नॉर्मल सीमन की बात करें तो वो जनरली एक हेल्दी एडल्ट के अंदर 1.5 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर तक हो सकता है। एक बार का जो इजैकुलेट है वो लगभग 1.5 से 5 मिलीलीटर तक हो सकता है। लेकिन जो लोग पॉर्न देखते हैं, ब्लू फिल्म्स देखते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें हर चीज को एप्रोप्रिएट नहीं दिखाया जाता, एग्जैगरेट करके दिखाया जाता है। तो आप मान के चलिए, आपको उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। नॉर्मल हेल्दी से भी हेल्दी अगर कोई पर्सन है तो उसका इजैकुलेट एक बार में जो है 1.5 से 5 ml कुछ भी हो सकता है। उसने कितनी देर पहले रिलेशन बनाया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर उसने 72 आवर्स के बाद बनाया है तो उसका फुल जो वॉल्यूम जो है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर उसने अभी 2-4 घंटे पहले ही रिलेशन डेवलप किया तो वो कम हो जाता है, और अगर फिर दोबारा करोगे तो और कम हो जाता है। तो इस तरीके से जो फुल फ्लेज सीमन होता है वो 1.5 से 5 मिलीलीटर के बीच में ही होता है। लेकिन अगर आपको 1.5 से कम और बहुत कम आ रहा है, यानी कि ½ ml आ रहा है या ½ से भी कम आ रहा है, तो इट मीन्स आपको हाइपोस्पर्मिया हो गया है। आप कुछ लोग इसको पता लगा लेते हैं, लेकिन कईयों को पता ही नहीं चलता कि उनको हाइपोस्पर्मिया है। लेकिन जब वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो फैमिली वे पे चलने की बात करते हैं और उनको कंसीव नहीं होता, फिर वो अपना जब टेस्ट कराते हैं, सीमन एनालिसिस कराते हैं, तब उनको जाके पता चलता है कि दे आर विक्टिम ऑफ हाइपोस्पर्मिया। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल जो सीमन है वो कैसे बनता है। नॉर्मल सीमन टेस्टिस में एक स्पेशल रीजन होता है जहां पे स्टेम सेल्स होती हैं, वहां पे लगातार डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसके लिए वहां पे हॉर्मोन्स होते हैं FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन, जिनके लिए ब्रेन ही उनको सिग्नल देता है कि अब आपने ये वाले हार्मोन्स बनाने हैं। इसके साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और प्रोस्टेट से जो लिक्विड निकलता है, इसको मिला के टोटल 75% के आसपास सीमन का पोर्शन इसी से बन जाता है। इसके बाद कुछ नेसेसरी एसिड्स होते हैं, कुछ नेसेसरी लिक्विड्स होते हैं, कोई डाइट होती है जो स्पर्म के लिए जरूरी होती है, जैसे कि फ्रुक्टोज। तो हम क्या देखते हैं, उन सबको मिला के आपके सीमन का कंप्लीट कंपोजिशन होता है, जिसमें 75% आप मान सकते हैं स्पर्म्स और हॉर्मोन्स ही होते हैं। अब हम बात करें, जब ये बन गया, टेस्टिस में बन गए, तो टेस्टिस से बनने के बाद ये एपिडाइडिमस में क्या होते हैं, वहां जाके कलेक्ट हो जाते हैं। और जब जब आप रिलेशन बनाते हैं, ये उसी समय नहीं बनते। आप ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि अभी आपने रिलेशन बनाना है तो विद इन 5 मिनट या 10 मिनट या 1 आवर ये बनेंगे। नो, ये 72 आवर्स लगता है एक फुल इजैकुलेट को तैयार होने में। तो अब आप देखेंगे कि वहां पे इकट्ठे रहते हैं और फिर इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं। जब आप रिलेशन बनाते हैं, जब आप देखते हैं कि इरेक्शन कंप्लीट हो चुका है, उस समय ये डक्ट्स जो हैं वो अपनी ओपन हो जाती है। अदरवाइज ये डक्ट थोड़ी सी कहना चाहिए लूज रहती हैं, और इन डक्ट से
की जो ओपनिंग होती है वो यूरेथ्रा के बैक साइड में होती है। यूरेथ्रा यानी कि जहां से आप देखते हैं कि आप यूरिन पास करते हैं उसके जस्ट बैक साइड पे इनकी डक्ट्स की ओपनिंग होती है। इनके थ्रू सीमन को बाहर फेंक दिया जाता है। सीमन और यूरिन एक बार में एक ही चीज बाहर आती है। ऐसा नहीं है कि सीमन और यूरिन एक साथ आ जाएं। नहीं, जब सीमन का इजैकुलेशन होता है उस समय यूरेथ्रा, आप ये कहिए यूरिन का जो आउट है वो बंद हो जाता है और कंप्लीट इजैकुलेशन ही बाहर आता है। लेकिन जब आप यूरिन पास करते हैं उस समय आप देखेंगे सीमन बाहर नहीं आता। इन नॉर्मल कंडीशन 1 एट ए टाइम बाहर आता है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा जब इसमें कोई सिम्टम नहीं है और ये आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल सीमन का फॉर्मेशन है, तो ऐसा क्या होता है कि हाइपोस्पर्मिया हो जाता है। कौन कौन से रीजन होते हैं कि हाइपोस्पर्मिया हो जाता है? तो इसमें सबसे पहला और जो मेन रीजन है वो आपका लाइफस्टाइल एंड आपकी डाइट स्टाइल प्लस आपकी हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स सही नहीं है तो कई बार आपको हाइपोस्पर्मिया सिर्फ आपकी हैबिट्स की वजह से हो जाता है। मैं समझती हूँ कि आप मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि आपकी कौन सी हैबिट्स जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं तो आप देखते हैं हाइपोस्पर्मिया हो जाता है। दूसरा, आपकी लाइफस्टाइल, डाइट स्टाइल, आपकी डाइट अगर अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि इन सबको हार्मोन्स को बनने के लिए प्रॉपर विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए आपकी बॉडी में। और अगर आप सिर्फ जंक फूड लेते जा रहे हैं, स्मोक ज्यादा करते हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं या पर्टिकुलर एक टाइप का फूड ज्यादा खाते हैं, आप बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते, तो आप हाइपोस्पर्मिया के विक्टिम हो सकते हैं। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो टेस्टिकुलर डक्ट्स हैं वो डिसफंक्शन करने लग जाती हैं। यानी कि जहां पे आप देखते हैं डक्ट्स से पास होना है वो आगे की तरफ पास होने की जगह सीमन थोड़ा सा आगे बाकी पीछे या यूरिन के ब्लैडर की तरफ वो मूव करने लगता है, तो उससे भी कंप्लीट इजैकुलेट बाहर नहीं आता। इसी तरह से अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, मैंने अभी आपको बताया लाइफस्टाइल, डाइट स्टाइल अगर आपकी सही नहीं है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना तो 100% श्योर है। जब तक आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तब तक आप इन चीजों के शिकार होते ही रहेंगे। ब्लॉकेज हो जाती है आपकी डक्ट के अंदर, सीमन तो बन रहा है, स्पर्म्स भी बन रहे हैं, लेकिन जिस ट्यूब से उनको पास होना है वहां पे ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज के बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपने कभी हो सकता है कि किसी गलत प्रैक्टिस के टाइम पे या एक्सीडेंटली आपने उसको प्रेस कर दिया हो। जब ज्यादा प्रेस कर देते हैं, और कई बार वो हमेशा जब आप किसी चीज को प्रेस करते हैं तो वो रिवर्सिबल फंक्शन होता है कि आपने प्रेस किया, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट इट्स ओन शेप, वो दोबारा अपनी शेप में आ जाएगी। लेकिन कभी कभी जब एक्सेसिव प्रेशर लग जाता है तो आप ये देखते हैं कि फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी कि वो दोबारा अपनी शेप में नहीं आ सकता। तो आपके किसी प्रैक्टिस के कारण भी हो सकता है कि ब्लॉकेज हो जाए, या आपकी डाइट सही नहीं है और आपकी जो मसल्स हैं वो काफी वीक हो चुकी हैं। आप देखते हैं कि इजैकुलेशन के टाइम जो है इरेक्शन मस्ट होता है, अगर वो इरेक्ट ही नहीं हो रहा तो इट मीन्स मसल्स क्या है, वीक हैं। इसी तरीके से अगर आपको लेट या इनकम्प्लीट ऑर्गेज्म होता है, यानी कि आपको जो एक्सपेक्टेड टाइम है उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेट हो रहा है, तो ये भी हाइपोस्पर्मिया का एक रीजन होता है। या आपको इनकम्प्लीट होता है, यानी कि अगर 2 ml सीमन बना है और वो 2 ml बाहर नहीं आता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो हम क्या कहते हैं कि आप हाइपोस्पर्मिया के विक्टिम हैं। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेन या डिप्रेशन रखते हैं, ये एक आज की डेट में कहना चाहिए कि बहुत कॉमन फैक्टर होता जा रहा है कि हर इंसान अपने आप से खुश नहीं है। किसी को अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को अपने हैंडसम होने से सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसी को अपने फाइनेंशियल स्टेटस से, तो किसी को अपने
पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं है और वो डिफरेंट टाइप के डिप्रेशंस अपने अंदर रखते हैं। डिप्रेशन बहुत सारी बीमारियों की एक वजह है। हम बार बार आपको कहते हैं कि जब आप चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, तो आपको दवाई भी असर नहीं करती। अब ये बात खाली एक डायलॉग नहीं है, इसका फैक्ट है। आप इसको आप ऐसे समझिए कि जब आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, कुछ भी टेंशन होती है, तो आप बार बार पानी पीते हैं और बार बार वॉशरूम जाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं। तो जो भी आपने दवाई ली है उसका सॉल्ट भी डिजॉल्व होके वॉशरूम चला जाता है और उस दवाई का जो इफेक्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि चिंता करने से दवाई भी असर नहीं करती। तो आपको जो भी है, आपको जो भी गॉड ग्रेस मिला है, जो पार्टनर मिला है, जो फाइनेंशियल स्टेटस मिला है, जो आपको आपकी हेल्थ मिली है, आप उसके साथ सेटिस्फाइड रहिए, उसको अप्रिशिएट करिए और स्ट्रेन में आने की, डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने आपको एक सुपर फूड्स करके एक वीडियो बना के पहले अपलोड किया है। उसमें हमने बताया कि अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं विद डाइट स्टाइल। इसी तरीके से अगर आप दालचीनी की चाय पीते हैं, उससे भी आपको स्पर्म काउंट में बहुत हेल्प मिलती है। आप ऐसा समझिए कि जितना भी आप एल्कलाइन फूड लेते हैं, एल्कलाइन नेचर होने से आपके स्पर्म्स की लाइफ बढ़ती है, स्टेम सेल्स की लाइफ बढ़ती है और आपको अच्छी हेल्थ मिलती है। इसके साथ हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रीटमेंट कराना होता है वो होता है सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस के से आपका टोटल काउंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म्स, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स और एल्कलिनिटी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। फिर उसमें जो भी कमी निकलती है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और हम बात करें हार्मोनल एनालिसिस की, कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं तो उसके भी अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं। और अल्ट्रासाउंड, ट्रांस रेक्टेंगल अल्ट्रासाउंड होता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, कहीं कोई और सिस्ट तो नहीं बन रही है। इस तरीके से हम अगर सीमन बन रहा है लेकिन वो इजैकुलेट नहीं हो रहा है, डक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से पता लगाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं पोस्ट एग्जामिन ऑफ योर यूरिन। पोस्ट एग्जामिन यूरिन, या आप कह सकते हैं कि आपने जो भी इजैकुलेट किया, पोस्ट इजैकुलेशन जो है यूरिन कैसे करते हैं कि कई बार वो रिट्रो इजैकुलेट होता है, आगे की जगह बैक साइड जाता है और यूरिन में मिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ वीक मसल्स, बिकॉज ऑफ एनी ब्लॉकेज। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इजैकुलेशन के जस्ट बाद वाला यूरिन है उसको कलेक्ट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कहीं उसमें सीमन मिक्स तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा होता है तो हम उसको सेपरेट आइसोलेट करके उसको आईवीएफ के लिए या आईयूआई के लिए भी काम में ले सकते हैं। ज्यादातर व्यूअर्स पूछते हैं कि कितना स्पर्म काउंट और कितनी मोटिलिटी होनी चाहिए टू कंसीव, तो आप मान के चलिए 20-25 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए। 15 पे भी आपका हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है। मोटिलिटी भी 15 पे प्रोबेबिलिटी कम होगी, और अगर 20-25 है मोटिलिटी तो यू कैन कंसीव। लेकिन अगर आपकी 50 से ज्यादा है तो हम देखते हैं काउंट और मोटिलिटी 50 मिलियन और 50% से ज्यादा है तो आपका जो सीमन है वो एक हेल्दी सीमन होता है। और अगर एल्कलिनिटी भी वो 7 pH से ज्यादा है या 7 है तो वो हेल्दी pH के अंदर आता है। साथ में हम देखते हैं कि उसमें कोई और ज्यादा शुगर के पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स या कोई पस सेल्स नहीं होनी चाहिए। हम जो जहां से शुरू हुए थे अब हम वहीं पे खत्म करते हैं कि क्या स्पर्मेटो जो हाइपोस्पर्मिया है वो इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है। यस, अगर आपको हाइपोस्पर्मिया है तो आपकी फर्टिलिटी उतनी कम है। आपको अभी मैंने बताया
कि जितना कम काउंट और मोटिलिटी होती है उतना ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कंसीव करने की। और जब तक ये रिवर्सिबल है, यानी कि आपको स्पर्म्स बन रहे हैं, तब तक आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप अननेसेसरी कोई गलत दवाइयों के चक्कर में, अपने आप मेडिकेशन के चक्कर में ना पड़े। आप कंसल्ट करें प्रैक्टिशनर, गुड प्रैक्टिशनर डॉक्टर को, और उनसे मेडिसिन लेके अपना ट्रीटमेंट करें। और अगर आप इसका शिकार हो रहे हैं तो जल्दी से जल्दी IUI या IVF की हेल्प से आप कंसीव करने की कोशिश करें। और अगर आप IVF या IUI करा के भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा कंसीव, तो आप कम से कम जो भी आपके स्पर्म्स हैं उनको फ्रीज करवा लें। आजकल इंडिया में भी जगह जगह पे ऐसे स्पर्म के बैंक हैं जहां पे आप अपने स्पर्म्स को फ्रीज करा सकते हैं, ताकि आप उनको धीरे धीरे काम में ले सकें। नो डाउट थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी, अगर आपको उम्र से पहले हाइपोस्पर्मिया हो गया है तो आप अपने स्पर्म को सेव करके रख सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। स्टे प्लस। हैप्पी प्रेगनेंसी। किनको? आपको, फैमिली को। थैंक यू।